up guys, welcome back to the channel. This is खुशी, तो फ्रेंड, वेल विशर एंड मेंटोर एज वेल। आज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको हम कवर अप करेंगे, पूरे ही 14 की 14 प्रिंसिपल्स आज हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे, वो भी लेस देन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के अंदर मैं सारे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको समझा दूँ। और दूसरी बात, ये जो टॉपिक है बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बोर्ड्स में आने के चांसेस भी मोर देन 95% होते हैं। ठीक है बेटा, इनको सीक्वेंस में याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, बट इन 14 प्रिंसिपल्स को याद कैसे करना है बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक बढ़िया सा निमोनिक आप लोगों के लिए बनाया है, जो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। देखो बेटा, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हमें हेनरी फ्योल जी ने दिए हैं, इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल जो आ रहा है बेटा, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है बेटा? अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो डिवीजन ऑफ वर्क का सिंपल सा मीनिंग होता है काम को बांटना, काम को बांटना। अब हेनरी फ्योल हमसे डिवीजन ऑफ वर्क के थ्रू बोलना चाह रहे हैं बेटा कि अगर हम बात करें किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कंपनी में, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में बहुत सारा काम होता है जिसको कोई एक इंसान पूरा ही कंप्लीट नहीं कर सकता। अब एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारा काम होगा, क्या उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कोई एक इंसान संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता। तो हेनरी फ्योल ने हमसे क्या बोला कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी सारा काम है, आप उस सारे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो, और उन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उस काम को अलग अलग लोगों को असाइन कर दो। काम को असाइन कर दो लोगों को बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टाइज, बेस्ड ऑन देयर स्पेशलाइजेशन, बेस्ड ऑन देयर नॉलेज। जो इंसान जिस काम को करने में एक्सपर्ट है उसको वही काम असाइन कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान फाइनेंस में एक्सपर्ट है तो उसको फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम दो, अगर कोई इंसान मार्केटिंग में एक्सपर्ट है तो उसको मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम दो, एंड सो ऑन। आए समझ? देखो क्या लिखा हुआ है। According to this principle, work should be divided into smaller tasks and given to different people according to their specialization. काम को बेटा छोटे टास्क में डिवाइड कर दो और लोगों को असाइन कर दो बेस्ड ऑन देयर स्पेशलाइजेशन। रिपीटेशन ऑफ द सेम टास्क इम्प्रूव स्किल्स, स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब मैम फायदा क्या होगा बेटा? एक ही इंसान जब एक ही काम को बार बार करेगा, जिस काम में वो एक्सपर्टाइज होगा, उसका इंटरेस्ट होगा, तो क्या होगा? उसकी स्किल्स इम्प्रूव होंगी, स्पीड इम्प्रूव होगी और वो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम कर पाएगा विद ग्रेटर efficiency। क्लियर है? दिस प्रिंसिपल रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। इसके बाद सेकंड प्रिंसिपल हमारा आ रहा है बेटा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैम क्या मतलब है बेटा? अगर मैं बात करूं अथॉरिटी की, तो अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस, एंड वही रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है काम को पूरा करने की जिम्मेदारी। हेनरी फ्योल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमसे कहना चाह रहे हैं बेटा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी एम्प्लॉय को अथॉरिटी दे रहे हैं तो आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दें, वहीं अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो आप उसको अथॉरिटी भी दें। अब मैम ये तो हम समझ गए कि देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आखिर क्यों होना चाहिए ये प्रॉपर बैलेंस? क्यों दोनों को हमें इक्वल रखना चाहिए बेटा? दोनों को इक्वल इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि लेट्स सपोज आपने एक मैनेजर को अथॉरिटी तो दे दी, अथॉरिटी उसके पास है, पावर टू टेक डिसीजंस, बट आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी बेटा, तो अब वो क्या करेगा? अपनी उन अथॉरिटीज का मिसयूज करेगा। वही अगर आपने किसी एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो दी है लेकिन आपने उसको अथॉरिटी ही नहीं दी, भाई मैं यहाँ से 10 दिन के लिए कहीं चली जाऊँ और मैं किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाऊँ कि जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक तुम मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाना, ठीक है, मेरे चैनल का ध्यान रखना और वीडियोस रेगुलरली डालते रहना, तो ये तो मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। लेकिन बेटा अगर मैं उसको अथॉरिटी ही नहीं दूंगी कि मेरे पीपीटी एक्सपर्ट से आप पीपीटी बनवा सकते हैं, आप मेरे चैनल पर वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, मैं अगर ये सारी अथॉरिटीज, ये डिसीजन मेकिंग पावर्स अगर उसको नहीं दूंगी तो सामने वाला इंसान कैसे ही काम करेगा? इसीलिए अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसको अथॉरिटी भी दे, और अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे, क्योंकि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अथॉरिटी का मिसयूज होगा और बिना अथॉरिटी के बेटा जो एम्प्लॉय होगा वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील करेगा और काम नहीं कर पाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, अथॉरिटी मीन्स द राइट टू गिव ऑर्डर्स, व्हाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स बीइंग अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट्स।
both should exist together, otherwise authority without responsibility can cause misuse and responsibility without authority creates frustration. Clear है? इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आ रहा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का क्या मतलब है बेटा? डिसिप्लिन हम सभी जानते हैं, डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन, हमने बचपन से पढ़ा है। हेनरी फ्योल हमसे क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ कंडक्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, जो डिसिप्लिन है, उसको आपको क्या करना है? फॉलो करना है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बनाए रखना है। बिना डिसिप्लिन के आप विद ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी काम नहीं कर सकते। देखो क्या लिखा हुआ है, डिसिप्लिन मीन्स फॉलोइंग रूल्स, agreements and showing proper conduct within the organization. It ensures smooth functioning of activities and creates mutual respect between employer and employees. Good discipline requires fairness from managers and obedience from workers. Clear है? एक ऑर्गेनाइजेशन में बेटा जब तक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा तब तक आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आ रहा है यूनिटी ऑफ कमांड। मैम व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड? बेटा यूनिटी ऑफ कमांड से हेनरी फ्योल हमसे बोलना चाह रहे हैं कि बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर शुड बी ओनली वन बॉस, मतलब एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देने वाला एक ही सुपीरियर होना चाहिए एट अ टाइम। क्या बोल रही है मैम को समझ नहीं आ रहा बेटा, मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय को दो बॉस एट द सेम टाइम अलग अलग ऑर्डर्स दे रहे हैं तो क्या होगा? क्या एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा? एम्प्लॉय को कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं किसका काम पहले करूँ, मैं किसका काम बाद में करूँ। एम्प्लॉयज तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन अराइज होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, केओस होगा बहुत ज्यादा। क्यों होगा? क्योंकि काम समझ नहीं आएगा ना एम्प्लॉय को, मैं किस बॉस का पहले काम करूँ, किसका काम बाद में करूँ। अगर एक ही एम्प्लॉय को दो लोग तीन लोग अगर साथ में काम दे रहे होंगे, साथ में ऑर्डर्स दे रहे होंगे तो इस चीज से बचाने के लिए हेनरी फ्योल ने क्या बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर शुड बी ओनली वन बॉस। बॉस एक ही होनी चाहिए बेटा, ऑर्डर्स एक ही जगह से आने चाहिए। इससे क्या होगा? जो एम्प्लॉय होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होकर अपने काम को कर पाएगा और ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ हमें आउटपुट निकाल के दे पाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम। एक टाइम पे एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से क्या मिलना चाहिए? ऑर्डर मिलना चाहिए। इफ एन एम्प्लॉय गेट्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मोर देन वन बॉस इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिले इन वर्क। वर्क में भी डिले होगा, कंफ्यूजन होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और केओस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। समझे क्या है यूनिटी ऑफ कमांड? यूनिटी ऑफ कमांड का ही एक भाई बंधु प्रिंसिपल यहाँ पे है बेटा, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है मैम? बेटा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हेनरी फ्योल ने बोला है कि एक यूनिट के लिए एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। मैम क्या मतलब है? बेटा एक यूनिट जिसका ऑब्जेक्टिव सेम है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव सेम है, इसके लिए हेड भी एक ही होना चाहिए और प्लान भी एक ही होना चाहिए। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के 20% से सेल्स बढ़ाने हैं तो 20% से सेल्स बढ़ाने का जो काम है उस मैनेज करने के लिए जो हेड है वो भी एक ही होना चाहिए और उसको मैनेज करने के लिए जो प्लान है जिसके साथ हम काम करेंगे वो प्लान भी एक ही होना चाहिए। क्योंकि अगर 3 हेड या फिर 2 बॉस उस चीज को देखेंगे तो वही वाली बात आ जाएगी, यूनिटी ऑफ कमांड वाला ही भाई बंधु ये प्रिंसिपल है कि 2 हेड अगर होंगे, 2 प्लान्स एग्जीक्यूट होंगे तो हम क्या करेंगे? रिसोर्सेज का वेस्टेज कर रहे होंगे बेटा, हम टाइम का वेस्ट करेंगे, रिसोर्सेज का वेस्ट करेंगे, एफर्ट्स वेस्ट करेंगे। तो एक ही प्लान से काम करो और एक ही हेड होना चाहिए फॉर वन यूनिट। क्लियर है? देखो क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी गाइडेड बाय वन हेड एंड वन प्लान। हेड भी एक ही होना चाहिए और प्लान भी एक ही होना चाहिए जिसके थ्रू हम काम करें। इफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल फॉर डिफरेंट प्लान्स रिसोर्सेज गेट वेस्टेड। बेटा अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो कि सेम गोल के लिए काम कर रहे हैं अगर अलग अलग प्लान्स के थ्रू काम करेंगे, सब अपना एक अलग प्लान लेके चलेंगे तो क्या होगा? रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा ना। वही अगर सारे ही डिपार्टमेंट्स जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है वो एक ही प्लान लेके काम करेंगे तो क्या होगा? रिसोर्सेज का वेस्टेज बच जाएगा, मनी बच जाएगी, हमारा पैसा बच जाएगा, टाइम बच जाएंगे, एफर्ट्स बच जाएंगे। क्लियर है? दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन, प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी यहाँ पे बच जाते हैं। एक इंसान 2 काम को कर रहा है, क्यों? क्योंकि सब लोग अलग अलग प्लान फॉलो कर रहे हैं, सबको समझ ही नहीं आ रहा हम कर क्या रहे हैं, तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी होता है। इस चीज से भी हम लोग बच जाते हैं। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आ रहा है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट।
मैम इंडिविजुअल इंटरेस्ट का क्या मतलब है बेटा? इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब है मेरा फायदा, और जनरल इंटरेस्ट का मतलब है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा, पूरी कंपनी का फायदा। हेनरी फ्योल हमसे क्या बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा एम्प्लॉय कभी भी नहीं होना चाहिए जो अपने इंटरेस्ट को, अपने फायदे को कंपनी के इंटरेस्ट के आगे रखे। मतलब हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा सबसे पहले आना चाहिए। हमें अपने इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के पीछे रखना चाहिए। अगर मेरा फायदा हो रहा है किसी, मैं एक मैनेजर हूँ और मेरे किसी डिसीजन से कंपनी का फायदा हो रहा है, साथ ही मेरा फायदा हो रहा है, तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मेरे किसी डिसीजन से मेरा फायदा तो हो रहा है लेकिन कंपनी का नुकसान हो रहा है, तो ऐसा डिसीजन मुझे कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो हेनरी फ्योल यही बोल रहे हैं कि हमें अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमेशा जनरल इंटरेस्ट के क्या रखना चाहिए, पीछे रखना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑलवेज कम फर्स्ट बिफोर पर्सनल इंटरेस्ट। इफ इंडिविजुअल्स प्लेस देयर ओन बेनिफिट अबव द ग्रुप, ओवरऑल प्रोग्रेस विल स्टॉप। अगर हर एक इंडिविजुअल बेटा अपना बेनिफिट आगे रखेगा तो ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो तो बंद हो जाएगी ना। दिस प्रिंसिपल मेंटेन्स हार्मनी बिटवीन पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और ये प्रिंसिपल किस चीज में हमारी हेल्प करेगा? इस प्रिंसिपल की हेल्प से हम हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। क्लियर है? इसके बाद क्या आ रहा है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है रिम्यूनरेशन। बेटा अगर मैं इस वर्ड के मीनिंग की बात करूं कि मीनिंग क्या है रिम्यूनरेशन का, रिम्यूनरेशन का मतलब है कि हमारे काम के बदले में, हमारे वर्क के बदले में हमें जो पे किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं सैलरी या फिर वेजेस, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन से हेनरी फ्योल हमसे कहना चाह रहे हैं बेटा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने एम्प्लॉय को, आप अपने वर्कर को फेयर वेजेस या फिर फेयर सैलरी पे कीजिए। मैम क्या मतलब है बेटा? फेयर सैलरी या फिर फेयर वेजेस का मतलब है कि यहाँ पे हमें 3 से 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले कि जो वेजेस है वो सेटिस्फैक्ट्री होने चाहिए टू द वर्कर। मैम क्या मतलब है कि बेटा आप जो भी वेजेस पे कर रहे हो उससे आपके वर्कर के, आपके एम्प्लॉय की बेसिक नीड्स जो है वो कवर अप हो जानी चाहिए, क्योंकि जब तक बेसिक नीड्स कवर अप नहीं होगी तब तक वो मन लगा के काम ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि आपके वर्कर की बेसिक नीड्स कवर अप हो जानी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि आपको अपनी पेइंग कैपेसिटी भी देखनी है। वर्कर की बेसिक नीड तो पूरी हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन उसको देखते देखते आपको ये भी तो देखना है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी इतनी है भी कि नहीं है, मैं इतना पे कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। तीसरी चीज क्या है बेटा? एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट का क्या मतलब है कि मार्केट में मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस काम को करवाने के लिए कितना पे कर रहे हैं, मार्केट रेट्स क्या है। एंड द लास्ट, गवर्नमेंट वेजेस एक्ट क्या बोल रहा है? मिनिमम, गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेस एक्ट जो होता है उससे कम, अगर गवर्नमेंट के मिनिमम वेजेस एक्ट से आप कम पे कर रहे हो बेटा तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है, तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉइज मस्ट बी गिवन फेयर एंड सेटिस्फैक्टरी वेजेस फॉर देयर वर्क। Proper remuneration motivates workers, increases loyalty and reduces dissatisfaction. When payment is fair, employees feel more valued and perform better. अगर हम अच्छी तरीके से पे करेंगे, फेयरली बेटा वर्कर्स को, एम्प्लॉय को पे करेंगे, तो जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड होकर काम करेगा। क्योंकि कोई भी इंसान काम करता है तो बाकी सारी चीजें साइड में होती है बेटा। सबसे पहले वो किस चीज के बारे में सोचता है? अपनी सैलरी के बारे में, अपने वेजेस के बारे में। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मैम क्या मतलब है बेटा? सेंट्रलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है वो कुछ ही हाथों में है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बटी हुई है। हेनरी फ्योल हमसे बोल रहे हैं बेटा कि ऑर्गेनाइजेशन ना तो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, ना ही कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट पर बैठे हुए कुछ लोग ही सारी डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की भी, लोअर लेवल मैनेजमेंट की भी, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर सारे ही आप डिसीजन मेकिंग पावर्स को डेलीगेट कर देंगे बेटा, सारे ही डिसीजन मेकिंग पावर्स को, अथॉरिटीज को बांट देंगे, तो क्या होगा? उसका मिसयूज होगा। एम्प्लॉयज जो है, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, वो क्या सोचेगा कि भाई हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट को तो कुछ आता ही नहीं है, इन लोगों ने तो सारे पावर्स बांट रखे हैं, इनको कुछ समझ ही नहीं आता। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ना तो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, सारे और डिसीजंस आप भी मत लो और सारे डिसीजंस को डेलीगेट भी मत करो। जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनको आप लीजिए, जिनको आप डेलीगेट कर सकते हैं उनको मिडिल लेवल पर और लोअर लेवल पर डेलीगेट कर दीजिए।
ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, सेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेटिंग पावर इन टॉप मैनेजमेंट while decentralization means distributing power among different levels. A proper balance is important depending on the size, nature and situation of the organization. नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आ रहा है स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का क्या मतलब है बेटा? इट इज द चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोएस्ट लेवल। स्केलर चेन का क्या मतलब है? हमने पहले भी काफी चैप्टर्स में पढ़ी है, चेन ऑफ कमांड जिसे हम बोलते हैं। स्केलर चेन से हेनरी फ्योल हमसे क्या बोल रहे हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है बेटा, वो कम्युनिकेशन एक स्केलर चेन के थ्रू क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। मैम क्या मतलब है स्केलर चेन के थ्रू फॉलो होना चाहिए? बेटा ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट पर बैठे हुए लोग। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट से जब कोई बात आएगी, मानो ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। अगर बी तक कोई बात आएगी, बी तक कोई बात आएगी तो कौन पहुंचाएगा? ए पहुंचाएगा। सी तक कोई बात जाएगी तो कौन पहुंचाएगा? बी पहुंचाएगा। ठीक है, सेम ऐसे इधर होगा, ये डी है, ये ई है। अगर डी तक कोई बात जाएगी तो ए पहुंचाएगा, अगर ई तक कोई बात जाएगी तो डी पहुंचाएगा। तो स्केलर चेन किस तरीके से चल रही है? इस तरीके से चल रही होती है। अब मान लीजिए इस ई से कोई बात करनी है बेटा, तो प्रॉपर वे क्या है? स्केलर चेन के थ्रू बात क्या होगी? इस तरीके से फ्लो करेगी। पहले ये बात यहाँ से इधर जाएगी, उसके बाद इधर से नीचे जाएगी। लेकिन बेटा इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, एक ऐसी इमरजेंसी जिसके चलते हम इतना लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते, तब फिर हमें क्या करेंगे? हम एक दूसरी चीज अपनाएंगे जिसे हेनरी फ्योल ने क्या नाम दिया है? गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक में क्या बोला है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, क्लियर है? देखो क्या लिखा हुआ है और अच्छे से समझते हैं। इट इज द चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोएस्ट लेवल। नॉर्मली कम्युनिकेशन शुड फॉलो दिस चेन स्टेप बाय स्टेप, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी डायरेक्ट शॉर्टकट नोन एज गैंग प्लैंक कैन बी यूज्ड टू सेव टाइम। मैम क्यों होना चाहिए स्केलर चेन फॉलो? बेटा स्केलर चेन फॉलो करने से हमारे बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या क्या फायदे होते हैं? सबसे पहली बात तो कंफ्यूजन नहीं होती, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होती, केओस नहीं होती। बी तक अगर कोई बात पहुंची है तो हमें पता है कि सी ने ही बात पहुंचाई है, कोई भी जाके किसी से भी डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, क्लियर है? दूसरी बात, जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है बेटा वो भी अच्छे तरीके से चलता रहता है। यहाँ पे कोई भी आलतू फालतू की बातें क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन में चलती नहीं है, क्लियर है? इसके बाद स्केलर चेन के बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हमारा आ रहा है बेटा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब है बेटा? ऑर्डर का मतलब यहाँ पे है अरेंजमेंट। ऑर्डर का मतलब ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं, ऑर्डर का मतलब यहाँ पे है अरेंजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर से हेनरी फ्योल हमसे बोलना चाह रहे हैं देयर शुड बी अ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर मैन एज वेल एज मटेरियल। मैन का भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए और मटेरियल्स का भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। क्या मतलब है मैम? बेटा हर चीज का और हर इंसान का एक प्रॉपर अरेंजमेंट। मैम है क्या ये अरेंजमेंट? आप बार बार अरेंजमेंट बोल रहे हैं। देखो बेटा स्कूल में होता है, प्रिंसिपल ऑफिस होती है, स्टाफ रूम होता है, ठीक है? 8th क्लास में अगर आपको जाना है तो 8th D के स्टूडेंट्स आपको किस क्लासरूम में मिलेंगे? एक प्रॉपर प्लेस होती है उनके लिए, ठीक है? सारे टीचर्स आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टाफ रूम में मिलेंगे, आपको पता होता है। अगर आपको प्रिंसिपल मैम से बात करनी है तो प्रिंसिपल मैम आपको प्रिंसिपल ऑफिस में मिलेंगी, ये बात आपको पता होती है। तो ये क्या है? मैन एंड मटेरियल का एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। यही हेनरी फ्योल ने बोला है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा मैन एंड मटेरियल दोनों का ही एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। कौन इंसान और कौन सी चीज कब कहाँ मिलेगी ये सबको पता होना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर मीन्स प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पीपल एंड थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। It ensures that everything and everyone is in the right place at the right time. This principle avoids confusion, saves time and makes work more efficient. ये ढूंढने ढांडने में जो वक्त बर्बाद हो जाता है, इससे हम लोग बच जाते हैं with the help of principle of order. नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का क्या मतलब है बेटा? कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन रिलीजियन, बेस्ड ऑन सेक्स, बेस्ड ऑन स्टेटस, किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, जो पेनल्टीज है, जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में वो सबके लिए एक समान है, इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, मैनेजर शुड ट्रीट एम्प्लॉइज विद फेयरनेस, काइंडनेस एंड जस्टिस. Equal treatment helps in building trust and loyalty among workers. This principle creates a positive working environment and improves teamwork. बेटा जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी होती है, इक्वल ट्रीटमेंट सभी के लिए होता है, तो एक पॉजिटिव टीम वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पे क्या होता है? उभर के आता है, जो हमारे काम करने में हमारी मदद करता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या बोलता है बेटा? हेनरी फ्योल हमसे बोल रहे हैं कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो आप अपने
जिस एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो उसको बहुत सोच समझ के हायर कीजिए कि आपको जिस काम के लिए एम्प्लॉय चाहिए, क्या सामने वाला उस काम में एक्सपर्टाइज है, क्या सामने वाले को उस काम की नॉलेज है। और एक बार जब आप एम्प्लॉय को हायर कर लेते हैं बेटा, तो आपको सडन हायरिंग फायरिंग नहीं करनी है। आप सामने वाले को जब लेकर आएंगे उस पर अपना टाइम देंगे, ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग कॉस्ट लगाएंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपने एफर्ट्स वेस्ट करेंगे, तो उसको सडन हायरिंग फायरिंग नहीं करनी, उसका सडन ट्रांसफर नहीं करना, सडनली रिमूव उसको नहीं करना, उसको आपके एनवायरनमेंट में ढलने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो हेनरी फ्योल हमसे क्या बोल रहे हैं कि आप किसी एम्प्लॉय को जब हायर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो सोच समझ कर हायर कीजिए, और दूसरी बात जब हायर कर लेते हैं तो उसको सडनली क्या करें, रिमूव ना करें, सडनली चेंज ना करें, सडनली उसको फायर ना करें बेटा। उसको थोड़ा सा टाइम दें आपके एनवायरनमेंट में ढलने के लिए। जब वो आपके एनवायरनमेंट में फिट हो जाएगा तो वो खुद ही प्रोडक्टिविटी के साथ काम करने लग जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय शुड नॉट बी फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्ड, रिमूव्ड और चेंज फ्रॉम देयर जॉब। स्टेबिलिटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस एंड efficiency. Frequent changes bring insecurity and reduce productivity. Clear है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का क्या मतलब है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव से हेनरी फ्योल हमसे बोलना चाह रहे हैं कि सारे ही एम्प्लॉयज को बोलने का मौका दीजिए। बोलने का मौका दीजिए का क्या मतलब है कि मैनेजर्स को सारे ही एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में बेटा इन्वॉल्व करना चाहिए। क्या मतलब है मैम? जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं बेटा, तो सारे ही एम्प्लॉयज के सजेशंस लीजिए, उनसे आइडियाज लीजिए, उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कीजिए, उनके साथ बैठ के थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। इससे क्या होता है, हमें नए नए आइडियाज मिल जाते हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं, नए नए हमें सजेशंस देखने को मिल जाते हैं। वर्कर्स को भी, एम्प्लॉयज को भी क्या दो बेटा, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो, उनके सजेशंस लो, उनके आइडियाज लो और उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट करो। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज्ड टू गिव सजेशंस एंड टेक द फर्स्ट स्टेप इन एग्जीक्यूटिंग दैम। This increases their creativity, involvement and enthusiasm. Managers must support and appreciate employees' initiative for better results. इसके बाद लास्ट प्रिंसिपल आ रहा है हमारा एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का क्या मतलब होता है बेटा? टीम स्पिरिट। एस्पिरिट डी कॉर्प्स से हेनरी फ्योल हमसे बोलना चाह रहे हैं कि देयर शुड बी टीम स्पिरिट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम वर्क का काम होना चाहिए। ठीक है, आई को किसके साथ रिप्लेस करो? वी के साथ रिप्लेस करो। एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी मैं नहीं बनना है, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, किसी को भी मैं नहीं करना है। मैं को किसके साथ रिप्लेस करना है बेटा? हम के साथ रिप्लेस करना। कंपनी के 20% सेल्स अगर बढ़ाएंगे तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा, हम बढ़ाएंगे। कंपनी के ओवरऑल गोल को अगर अचीव करेंगे तो मैं नहीं करूंगा, हम करेंगे। क्लियर है? कंपनी की प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी मैं नहीं बढ़ाऊंगा, हम बढ़ाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी होगा वहां पे टीम स्पिरिट होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं होना चाहिए। मैं को किसके साथ रिप्लेस करना है? हम के साथ रिप्लेस करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल फॉर दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन यूनिटी, हार्मनी एंड कोऑपरेशन अमंग एम्प्लॉइज। मैनेजर्स शुड प्रमोट टीम वर्क एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। We also replace I with B to highlight the importance of team spirit. मैं करके बकरी नहीं बनना है, हमें हम करना है। ठीक है, I को रिप्लेस करना है किसके साथ? B के साथ। और यहाँ पे 14 के 14 प्रिंसिपल्स हमारे समाप्त हो गए। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, ये रहा आपका एक निमोनिक जिससे आप पूरे 14 के 14 प्रिंसिपल्स को लर्न कर सकते हैं। आपको छोटी सी एक लाइन बेटा यूज करनी है, ड्यूरिंग आ स्कोर फसी, ड्यूरिंग आ स्कोर फसी, ड्यूरिंग आ स्कोर फसी, क्या? ड्यूरिंग आ स्कोर फसी। और इससे आपके 14 के 14 प्रिंसिपल्स लर्न हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। D फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, U फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, R फॉर रिमेडिएशन। इस ING को हमने लर्न करने के लिए निमोनिक में एड ऑन किया था, इसको आप छोड़ दीजिए। A फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, S फॉर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, C फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, O फॉर ऑर्डर, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिंक्ड विद अथॉरिटी, E for equity, F for fuels initiative, ठीक है, U for unity of direction, S for stability of personnel, I for initiative, E for aspirity corps। क्लियर है? यहाँ पे एक निमोनिक, एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको दे दिया है और 14 के 14 प्रिंसिपल्स भी हमने यहाँ पे पूरे पढ़ लिए हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आई होप कि आपको सारे ही प्रिंसिपल्स समझ में आ गए होंगे। इन प्रिंसिपल्स को बढ़िया से लर्न करो। कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।